अब हम देखने वाले हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को, ठीक है। अब बेसिकली फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं, ठीक है। शेप को थोड़ा सा सेंटर में लाते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जब हम यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस दे देगा यहाँ पे, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसकी मदद से हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहें। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तो बहुत कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। इससे क्या होता है कि हम इनको कुछ ऐसे शेप में कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इनको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्केल किया। अब ये हमें ऐसा लग रहा है कि साइड व्यू है हमारा, ठीक है, और इधर से भी और बढ़ा सकते हैं हम। तो इससे आप, अगर आपको कोई ऐसी डिज़ाइन बनानी हो जो थोड़ा सा स्ट्रेच हो, ऐसा फील हो कि चीज़ें, ये मॉकअप में बेसिकली यूज़ होता है। तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में किस तरह से मॉकअप में इसको यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अभी क्या है, बेसिक चीज़ें आप इतना जान लें कि किसी भी शेप को 3D आप कह सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि दीवार पे, या अगर कोई चीज़ ऐसी चिपकानी हो या बनानी हो तो हम फिर पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल का यूज़ करके हम उसको इस तरह से शेप दे सकते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे फ्री डिस्टॉर्ट, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हम किसी भी एंगल पे इसको हम टर्न ओवर कर सकते हैं, जिधर भी चाहें, ठीक है, मूव करा सकते हैं इजीली। इसमें कोई, इसका नाम ही ऐसा है फ्री डिस्टॉर्ट कि हम फ्रीली इसको जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और दे रहा होगा कंस्ट्रेन का, ठीक है। इसको जब हम इनेबल कर देते हैं उसके बाद जब हम फ्री डिस्टॉर्ट या किसी भी प्रोस्पेक्टिव टूल से या फ्री डिस्टॉर्ट टूल से जब कोई भी चीज़ हम करेंगे ना, तो वो सिर्फ 2 एंगल पे काम करेंगी, या तो एक्स एक्सिस पे काम करेंगी या तो वाई एक्सिस पे काम करेंगी। अब इधर हम अगर इधर बीच में ले जाएं तो ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट को ऑन कर रखा है, ठीक है। अगर जब हम इसको ऑफ कर देंगे फिर ये फ्रीली हम जहाँ चाहें, जिस भी एंगल पे चाहें उधर हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम यहीं पे एक शेप के साथ, तो हमने देख लिया कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केल टूल। जैसे अभी क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ऊपर के पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्केल टूल से इसको जब हम स्केल करेंगे तो देखिए ये सिर्फ ऊपर के पार्ट्स को ये सिर्फ स्केल कर रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर के दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अगर हम यही चीज़ सबको सिलेक्ट कर लें उसके बाद स्केल जब करेंगे तो ये सब होगा, बट हमने क्या किया था, हमने सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाली लाइंस को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको स्केल किया, ठीक है। तो इससे हम कई डिज़ाइन बना, अगर इसको अंदर के साइड में करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा दोनों साइड से, बाहर करेंगे बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यही अगर हमने तो अभी एक ही शेप पे काम किया, अगर हम कई शेप ले लें शिफ्ट के साथ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम सिर्फ ऊपर के पार्ट को सिलेक्ट करें, फिर स्केलिंग करें अगर इसकी हम, तो देखिए जब हमारे पास कई ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए ये सेंटर से ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अगर हम यही क्यूबिक पॉइंट का लोकेशन अगर हम चेंज करके यहाँ पे कर दें, उसके बाद अगर हम इसको स्केल करें तो देखिए हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम स्केलिंग टूल को इस्तेमाल करके कैसी डिज़ाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्लोर वाला फील आ रहा है थोड़ा सा, या रोड साइड का, अगर हम इसको ब्लैक कर दें, या वो तो वाइट होते हैं, ब्लैक रोड होता है हमारा। तो अभी हमारा
हम जब स्केलिंग टूल का यूज़ करके किस तरह से कई शेप को साथ में स्केल कर सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी। इससे हम कुछ डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से हम एक एलिप्स टूल लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, फिर इसका हम एक सेकेंड फिल ऑफ कर देते हैं, ओनली स्ट्रोक रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम स्केल को हम सिलेक्ट करते हैं, स्केल टूल को, और इस चीज़ का पहले हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद स्केल टूल लिया हमने, ऑल्ट के साथ जब हम इसको कम करेंगे, हमारा पीवी पॉइंट तो यहाँ पे लग गया है। एक सेकेंड, हमारा पीवी पॉइंट यहाँ पे है। अब जब हम इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ, जब ऑल्ट और शिफ्ट के साथ जब हम करेंगे, तो ये सेम साइज में, सेम रेशियो में इसके ये एक कॉपी होगा, ऑल्ट के साथ कॉपी होगा और शिफ्ट के साथ सेम साइज बनेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब रिपीट करने के लिए हमारा क्या होता है, कमांड कंट्रोल डी। जब हम कंट्रोल डी करेंगे तो वो एक एक्सिस पे ही उसका सेंटर बनता हुआ चला जा रहा है। जैसे ये हमारा पीवी पॉइंट है, देख रहे हैं आप, नोटिस किया आपने। अब यहीं पे अगर हम इसको हटा के और इसके पीवी पॉइंट का लोकेशन यहाँ कर देते हैं, और उसके बाद हम स्केलिंग टूल से इसको हम फिर से अगर कॉपी करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये अब रिपीट कैसे करेगा, देखते हैं। अब देखिए पीवी पॉइंट का लोकेशन बदलने से ये कॉपी करने का जो लोकेशन होता है, देख रहे हैं डायग्राम का, ये कैसा बनता चला जा रहा है, एक शेप, एक डेप्थ क्रिएट होती चली जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम देखेंगे, अब हम बात करने वाले हैं शेयर टूल की। ठीक है, शेयर टूल का बेसिकली यूज़ हम कैसे करते हैं, देखिए जब हम कोई एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब हमें इसको रोटेट कराना है, इसको रोटेट करना चाहते हैं, रोटेशन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रोटेट हो गया। बट जब हमारे पास बल्क में चीज़ें होती हैं, जैसे हमने एक शेप लिया ये, उसके बाद हमने इसके कई कॉपी लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे, अब कंट्रोल डी से इसके कई कॉपी ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं काम करेगा। इसको हम रोटेट करना चाहें किसी भी एंगल पे तो ये रोटेट कर सकते हैं। बट अगर अब हमारे पास इसकी एक कॉपी और आ जाए, एक सेकेंड, ये हमने सिर्फ ऊपर का सिलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन और ले ली, एक लाइन और ले लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम जब रोटेट करना चाहेंगे तो ये हम यहाँ पे रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से शेड टूल का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम शेड टूल का यूज़ करेंगे तो ये बल्क में चीज़ों को ये रोटेट कर सकता है। अब यही शेप अगर हमें बनाना हो इंडिविजुअली एक एक करके तो हमें बहुत टाइम लगेगा। बट जब चीज़ें हमें पता होती हैं कि कोई भी शेप या कोई भी शेप बल्क में एंगल, किसी एक एग्जैक्टली एंगल पे रोटेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें जब हमें पता होंगी तो ईजिली हम कर पाएंगे। वरना अगर एक एक बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा शेयर टूल, जिसके हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को आगे थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अब हमारा बच रहा है रीशेप टूल। रीशेप टूल का बेसिकली यूज़ क्या है अभी हम देखते हैं। चलिए, अगर हमने एक शेप ले लिया, ठीक है, शेप लेने के लिए हमने शेप ले लिया, अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ से कर्व हो जाए। इसको हमें जब कर्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेन टूल की मदद से एक हम एंकर पॉइंट ऐड करेंगे। एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद हमें क्या होगा, हमने क्या करना होगा, एंकर पॉइंट टूल को फिर से सिलेक्ट करके उसको हमें यहाँ पे इसके हैंडल्स निकालने होंगे। उसके बाद हम ये चीज़ कर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें जितना कर्व करना होगा,
तो हमारा जो रीशेप टूल है वो बेसिकली एक ही स्टेप में ये काम कर देगा। हमारा यहाँ 2-3 स्टेप लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे रीशेप टूल का यूज़ करें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस लाइन को सिलेक्ट करके हम सीधा से सिलेक्ट करके, एक सेकेंड, तो ये चीज़ है कि अगर अब हम यहाँ पे रीशेप टूल से अगर इसको कर्व करना चाहें तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से आए, एक पॉइंट दिया यहाँ पे दिया, अब इसको हम तो अब हम यहाँ रीशेप टूल को देखने वाले हैं कि उसका यूज़ हम कैसे करते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। हमने क्या करनी है, पहले एक शेप बनानी है, ठीक है। अब शेप बना लिया, अब हम चाहते हैं कि इस शेप में यहाँ से हम इस लाइन को कर्व करना चाहते हैं। तो कर्व करने के लिए अब हम बेसिकली क्या करते थे, पहले एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हमने यहाँ से, ठीक है, या पहले हमने यहाँ से पेन टूल लिया, पी हमारा शॉर्टकट की है पेन टूल के लिए। यहाँ से हमने एक एंकर पॉइंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम जाएंगे एंकर पॉइंट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को, एंकर को पकड़ के जब हम ड्रैग करेंगे ना, तो हमारे पास 2 हैंडल्स हो जाएंगी। ये हैंडल्स क्या करेंगी, हमें बताएंगे कि हमें किस तरह से कर्व करना है, किसी भी चीज़ को कितना कर्व करना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में कर्व करना है, ठीक है। तो अब हम कई स्टेप में जाके इस पाथ को हम कर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे जब हम रीशेप टूल यूज़ करेंगे तो वो चीज़ हमारा एक ही स्टेप में हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, उससे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हमें इस लाइन को कर्व करना है, तो इस लाइन को कर्व करने के लिए हमें क्या होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, इस पाथ को। अब देखिए जब हमने ऐसे किया ना, तो ये हमारी लाइन, ये जो हमारा पाथ है ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। ये सारे पाथ अभी नहीं सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब जब हमने सिलेक्ट किया ये, उसके बाद जब हम रीशेप टूल पे आएंगे, अब रीशेप टूल पे आने के बाद हम इसको पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ईजिली खुद ब खुद एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और ये कर्व भी हो जाएगा। तो इसको हम जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड इधर भी कर सकते हैं, उसके बाद अगेन इस साइड को भी पकड़ के कर्व कर सकते हैं लाइक दिस। तो उम्मीद है आपको रीशेप टूल भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।